जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल HGPS विथ भूवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि आज का टॉपिक है हम लोगों का गवर्नर जनरल और वाइसराय भाग 3। तो मैं आज का लेक्चर शुरू होने से पहले बता दूं कि ये जो आज का लेक्चर है हम लोगों का इस गवर्नर के संबंध में वो भाग 3 है, यानी कि लेक्चर नंबर 3। लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने बात किया था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे और अंतिम गवर्नर कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे और अंतिम वाइसराय कौन थे। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने बात किया था कि बंगाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर के अलावे और कौन गवर्नर थे तथा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल के अलावे कौन गवर्नर जनरल थे। इन सब से संबंधित जो भी पॉइंट था उस सब को हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। तो आज इस सब पॉइंट से हटकर हम लोग आएंगे, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे वाइसराय। तो भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे और अंतिम वाइसराय कौन थे, इसको हम लोगों ने भाग 1 में देख लिया था, यानी कि गवर्नर जनरल और वाइसराय से संबंधित जो लेक्चर नंबर 1 था भाग 1, उसमें हम लोगों ने इस पॉइंट को क्लियर कर लिया था। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग जानेंगे कि भारत के प्रथम और अंतिम के अलावे जो भी वाइसराय थे उनसे संबंधित सभी पॉइंट को। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की हम लोग आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे अभी कि बंगाल के गवर्नर वेंसीटाड 1760 से 1764, बक्सर का युद्ध, कर्टियर 1769 से 72, सर्वप्रथम बंगाल में सबसे बड़ा अकाल, बरेलास्ट 67 से 69, इन्हीं के समय प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 के दौरान हुआ था। इस सब को हम लोगों ने भाग 2 में क्लियर कर लिया था। तो आज हम लोगों का क्लास होने वाला है वाइसराय के संबंध में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आते हैं वाइसराय। ये हम लोग हैं लॉर्ड डलहौजी, इनके समय में बहुत सारे काम हुए थे। तो चलिए दोस्तों, जिसका इंतजार था हम लोगों का वो आ चुका है। अब भारत का वाइसराय, भारत का प्रथम वाइसराय कौन है? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। शासनकाल क्या था? तो 58 से 62, यानी कि 1858 से 1862। 1856 पे उन्होंने अपने पद को ग्रहण किया, जिस वक्त उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल के पद को ग्रहण किया था। तत्पश्चात 1858 में एक्ट आया जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत का वाइसराय के पद के रूप में बदल दिया गया। वहाँ से उन्होंने भारत के वाइसराय के रूप में काम किया। और भारत के अंतिम वाइसराय हुए हमारे लॉर्ड माउंटबेटन साहब, जो कि स्वतंत्रता के समय वो हमारे भारत के वाइसराय थे। और स्वतंत्रता के बाद भारत के भारतीय वाइसराय थे सी राजगोपालचारी। तो इन सब से संबंधित हम लोगों ने सभी पॉइंट को क्लियर कर लिया है। अब इनके अलावे जो वाइसराय हैं उनसे संबंधित आज हम लोग सभी पॉइंट को देखने वाले हैं। तो बात करते हैं पहला लॉर्ड मेयो। इनका शासनकाल था 1869 से 72। तो बात करते हैं इनके समय में कौन कौन सी घटना घटित हुई। तो लॉर्ड मेयो के समय में ही पहली बार भारत में 1872 में जनगणना प्रारंभ हुई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है कि भारत में जनगणना की प्रारंभ कितने ईस्वी में हुई थी? तो 1872। 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि 1872 में सर्वप्रथम जनगणना की प्रारंभ लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हो जाती है, लेकिन सर्वप्रथम 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत किनके समय में होती है? तो लॉर्ड रिपन के समय में। उसके बाद 1872 में पोर्ट ब्लेयर में शेर अली अफरीदी नामक एक अफगानी के द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या उन्हें उनकी पद पर रहते हुए कर दी जाती है। यानी कि भारत के कौन ऐसे वाइसराय हुए जिनकी हत्या उनकी पद पर रहते हुए हो जाती है या कर दी जाती है? तो लॉर्ड मेयो, इनकी हत्या उनके पद पर रहते हुए ही एक अफगानी व्यक्ति थे जिनका नाम अली अफरीदी था, उनके द्वारा कर दी जाती है। तो दोस्तों लॉर्ड मेयो से संबंधित यही 3 पॉइंट था। उनका शासनकाल, उनके समय में कौन सी चीज़ प्रारंभ हुई, यानी कि जनगणना इनकी के समय में प्रारंभ हुई थी। और एक था पोर्ट ब्लेयर में शेर अली अफरीदी नामक अफगानी व्यक्ति के द्वारा पद पर रहते हुए इनकी मौत। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनके संबंध में कौन से पॉइंट आपको याद करना है।
तो जो मैंने आपको बताया कि जनगणना की प्रारंभ किनके समय में हुई, तो लॉर्ड मेयो 1872 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन साहब हमारे एक भारत के वायसराय हुआ करते थे 1876 से 1880 के दौरान में, मतलब कि 4 साल ये हमारे वायसराय रहे थे। लॉर्ड लिटन एक कवि और साहित्यकार थे। इन्होंने सिविल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसे भारत के वायसराय हुए जो वायसराय के साथ साथ कवि और साहित्यकार भी थे, तो लॉर्ड लिटन। और किनके द्वारा सिविल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के समय 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। इसके तहत क्वीन विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। यानी कि 1 जनवरी 1877 को जो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, उस दिल्ली दरबार के आयोजन के तहत जो हमारे क्वीन विक्टोरिया थी, ब्रिटेन की महारानी, उनको कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो लॉर्ड लिटन से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, और खासकर लॉर्ड लिटन के शासनकाल के दौरान से एक प्रश्न पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में। वो प्रश्न ये है कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था, तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को हुआ था। उसके बाद रानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि किनके शासनकाल के दौरान प्राप्त हुई थी, तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल के दौरान। रानी विक्टोरिया को किस उपाधि से नवाजा गया था, तो कैसर ए हिंद की उपाधि से रानी विक्टोरिया को नवाजा गया था। और प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को हुआ था। लॉर्ड लिटन एक कवि और साहित्यकार थे। तो दोस्तों लॉर्ड लिटन से बस यही 4 पॉइंट है, जिनमें से लास्ट वाला जो पॉइंट है दिल्ली दरबार का आयोजन और कैसर ए हिंद किनको प्रदान किया गया, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है और इसी से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन भारत के एक वायसराय हुआ करते थे, जिनका शासनकाल था 1880 से 1884। कांग्रेस ने 1909 के वार्षिक अधिवेशन में रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय घोषित किया। इस अधिवेशन का अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। तो मैं बता दूं दोस्तों कि लॉर्ड रिपन से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और लगभग हर एग्जाम में आता है। तो वो कौन सा एग्जाम है, लगभग मैं बता दूं कि चाहे वो किसी भी स्टेट का एसआई हो या पुलिस का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस, हाँ कह सकते हैं कि स्टेट पीसीएस में कभी ना कभी ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आप बोलेंगे कौन सा प्रश्न लॉर्ड रिपन से पूछा जाता है, तो लॉर्ड रिपन से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय कौन हुआ करते थे। तो आपका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। जब कांग्रेस के द्वारा 1909 के वार्षिक अधिवेशन में रिपन को सबसे लोकप्रिय वायसराय घोषित किया गया था, तो उस समय अधिवेशन का अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय साहब थे। यानी कि यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि 1909 के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। इसी अधिवेशन के दौरान लॉर्ड रिपन साहब को भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय घोषित किया जाता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। इनके द्वारा फिर से सिविल सेवा प्रतियोगिता में शामिल होने की उम्र को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। ये जो लॉर्ड लिटन साहब थे, इनके द्वारा जो सिविल सेवा के एग्जाम में शामिल होने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था, उसी उम्र को पुनः लॉर्ड रिपन साहब के द्वारा 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। इनके समय में ही 1881 में नियमित रूप से भारत में जनगणना की शुरुआत माना जाता है। मैं अभी आपको बताया था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो एक भारत के वायसराय थे, जिनके समय में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में की जाती है। लेकिन मैंने वहाँ पे एक और बात बताया था कि सर्वप्रथम 10 वर्षीय जनगणना या तो नियमित रूप से की जाने वाली जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय में की जाती है। तो वही पॉइंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है।
लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 से नियमित रूप से भारत में जनगणना की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि नियमित रूप से कितने ईस्वी से भारत में जनगणना की प्रारंभ मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा 1881। यानी कि 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी से सन 1881 से मानी जाती है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लेकिन सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया, जिसके तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने को लेकर प्रतिबंधित कर दिया गया तथा 7 वर्ष से 12 वर्ष के उम्र के बच्चों को 9 घंटा से ज़्यादा काम करने को लेकर प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि लॉर्ड रिपन साहब जब भारत के वायसराय थे, उन्हीं के समय में 1881 में एक नियम आया, जिस नियम का नाम था कारखाना अधिनियम। यानी कि 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया, जिसके तहत 7 वर्ष से जो भी कम उम्र के बच्चे होंगे उनको किसी भी कारखाना में काम नहीं करने दिया जाएगा और 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चे को 9 घंटा से ज़्यादा काम करने पर रोक लगा दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन के समय में ही 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया, जिस कारण फिर से भारतीय भाषा में समाचार पत्र छपने लगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड रिपन से कहां कहां से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन। और आप ध्यान में रख लेंगे कि कौन से अधिवेशन के दौरान लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय शासन यानी लोकप्रिय वायसराय घोषित किया गया था। तो कांग्रेस के द्वारा जो 1909 का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, उस अधिवेशन में लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय घोषित किया गया था। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है। और दूसरा प्रश्न बनता है कि नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत भारत में कब से मानी जाती है? तो 1881 से। और तीसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि किनके शासनकाल के दौरान भारतीय भाषा में पुनः समाचार पत्र फिर से छपने लगे? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान। किस एक्ट के तहत? तो 1892 में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था उसके तहत। यानी कि यहाँ से मोटा तौर पर देखें तो कुल 3 प्रश्न बन सकता है। एक सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन, दूसरा नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल 1881 में, तीसरा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया? तो 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत भारतीय भाषा में फिर से समाचार पत्र छपने लगे थे। तो लॉर्ड रिपन से लगभग हम लोगों ने सभी पॉइंट को क्लियर कर लिया है और कहाँ से क्वेश्चन बनता था ये भी हमने आपको बता दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो कि भारत के वायसराय के पद पर 1884 से 1888 तक रहे थे। इन्हीं के समय 28 दिसंबर 1885 को INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। इन्होंने कांग्रेस के सेकंड सम्मेलन 1886 कलकत्ता में जो हुआ था उसमें भाग लेने वाले सदस्य को भोजन कराया था। जिस वो जब भोजन कराए थे तो उस पार्टी का नाम रखा गया था गार्डन पार्टी। तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन से एक क्वेश्चन बनता है और यह क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेंगे कि लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो कांग्रेस के सेकंड सम्मेलन में सदस्य को भोजन कराया गया था उस पार्टी का क्या नाम था? तो गार्डन पार्टी। या तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि गार्डन पार्टी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डफरिन के द्वारा कांग्रेस के सेकंड सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी सदस्य को भोजन कराने से संबंधित है। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे?
तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन से दो क्वेश्चन बनता है, एक कि इन्हीं के शासनकाल के दौरान, यानी ये जब वायसराय थे भारत के, तो इन्हीं के समय 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में होती है और इन्होंने कांग्रेस के सेकंड सम्मेलन जो कि 1886 में कलकत्ता में हुई थी, तो उस सम्मेलन में भाग लेने वाले जो भी सदस्य थे उनको भोजन कराया था। जिस भोजन कराने के दौरान जो पार्टी हुई थी, तो उस पार्टी को गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो गार्डन पार्टी का संबंध किससे है? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा कांग्रेस के सेकंड सम्मेलन में सभी सदस्य को भोजन कराने के से संबंधित है गार्डन पार्टी। तो चलिए दोस्तों, अब लॉर्ड डफरिन से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो कि भारत के वायसराय के रूप में 1899 से 1905 तक कार्यरत रहे। अभी हम लोगों ने बात किया था कि लॉर्ड रिपन जो कि भारत के सबसे प्रमुख, सबसे लोकप्रिय वायसराय के रूप में उभरे थे, वही एक थे लॉर्ड कर्जन जिनका शासनकाल था 1899 से 1905। और लॉर्ड कर्जन, मैं आपको बता दूं कि ये भारत के सबसे अलोकप्रिय वायसराय थे, यानी कि ये सबसे क्रूर वायसराय माने जाते थे। ये अलोकप्रिय वायसराय क्यों थे, इसका कारण ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए उसे आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा। दोस्तों, यहाँ से अभी मैंने आपको 4 पॉइंट बताया, इस 4 पॉइंट से 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे कि बंगाल का विभाजन सर्वप्रथम कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। उसके बाद किनका कथन है कि लॉर्ड कर्जन आधुनिक भारत का औरंगजेब है? गोपाल कृष्ण गोखले। आधुनिक भारत का अंग्रेज किनको कहा गया था? तो लॉर्ड कर्जन को। किनके द्वारा? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। कर्जन की बायोग्राफी रोनाल्ड नामक विद्वान ने लिखा है। कर्जन की बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो रोनाल्ड नामक विद्वान के द्वारा। किसके द्वारा? रोनाल्ड नामक विद्वान के द्वारा। कांग्रेस की आलोचना करते हुए कर्जन ने कहा कि कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है। हमारी इच्छा है कि मैं कांग्रेस की मृत्यु में कांग्रेस का साथ दे सकूं। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ये कथन किसका है कि कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है, हमारी इच्छा है कि मैं कांग्रेस की मृत्यु में कांग्रेस का साथ दे सकूं। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था कि कांग्रेस का महल भरभरा कर गिरने वाला है, हमारा इच्छा है कि मैं कांग्रेस की मृत्यु में कांग्रेस का साथ दे सकूं। चलिए अगले पॉइंट को अब देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, यानी कि इन्हीं के समय में सन 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने लॉर्ड कर्जन से जुड़ी हुई सभी पॉइंट को देख लिया। अब बात करते हैं कि इनसे संबंधित प्रश्न कहाँ से आने वाले हैं, किस पॉइंट से आने वाले हैं। तो लॉर्ड कर्जन जो थे एक भारत के वायसराय थे, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग नोट करते चलेंगे। सबसे पहले बता दूं कि ये भारत के सबसे क्रूर और अलोकप्रिय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारत का औरंगजेब गोपाल कृष्ण गोखले ने किनको कहा है? यानी कि ये जो कथन है आधुनिक भारत का औरंगजेब, ये गोपाल कृष्ण गोखले किसको कहते हैं? तो आधुनिक भारत का आधुनिक भारत का औरंगजेब
गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए उसे आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा। तो दूसरा प्रश्न बनता है कि आधुनिक भारत का औरंगजेब गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किसे कहा गया? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 यहां से बनता है, कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है, हमारी इच्छा है कि मैं कांग्रेस की मृत्यु में कांग्रेस का साथ दे सकूं। ये कथन किसकी है? तो ये कथन लॉर्ड कर्जन की है। लॉर्ड कर्जन कांग्रेस की आलोचना करते हुए इस बात को कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने देख लिया। तो लॉर्ड कर्जन से संबंधित ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस 3 पॉइंट से क्वेश्चन आने वाले हैं सभी एग्जाम में। तो अब बात करते हैं अगला लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को बात करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं लॉर्ड कर्जन साहब के फोटो को। यही है हमारे दोस्त सबसे अलोकप्रिय क्रूर वायसराय। इन्हीं का काम था बंगाल का विभाजन करना। 1905 में इन्होंने ही बंगाल का विभाजन कर दिया था, जिस कारण इन्हें भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय घोषित किया गया था। यही हमारे लॉर्ड कर्जन, जो कि भारत के वायसराय थे, सबसे अलोकप्रिय वायसराय। आप लोगों ने देख लिया। तो अब बात करते हैं इनके बाद जो हमारे वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो का शासनकाल था 1905 से 1910। लॉर्ड मिंटो के समय बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी या बंग भंग आंदोलन आरंभ हुआ। उसके बाद बात करते हैं अगला पॉइंट, लॉर्ड मिंटो की प्रेरणा से 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में सूरत में कांग्रेस में फूट। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी। 1909 में भारत शासन अधिनियम आया और इस अधिनियम के तहत मुस्लिम को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों लॉर्ड मिंटो से यही सब पॉइंट था। अब मैं बात करता हूँ लॉर्ड मिंटो से कौन सा पॉइंट एग्जाम में आ सकता है। तो वैसे अभी तक लॉर्ड मिंटो के संबंधित जो भी पॉइंट है उससे कोई भी एग्जाम में प्रश्न आता नहीं है। फिर भी इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको मैं आपको बता देता हूं और आप लोग नोट कर लेंगे। यहां से एक पॉइंट है कि यहां से क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कौन से ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ी थी? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ी थी। यहां से आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में फूट पड़ी थी? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में सर्वप्रथम फूट पड़ी थी? तो 1907 में सूरत अधिवेशन। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसी अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, आपसी में लड़ाई हो गई थी। अब मैं आपको बता दूं, आप ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। खुदीराम बोस को जो फांसी हुई थी 1908 में इन्हीं के शासनकाल के दौरान, इन्हीं के वायसराय के समय में उनको फांसी हुई थी। आपको ये याद नहीं करना है कि किन के समय में, आपको ये याद करना है कि खुदीराम बोस को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई। तो 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। तो दोस्तों लॉर्ड मिंटो से संबंधित सभी पॉइंट को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं लॉर्ड कर्जन को आप लोगों को अच्छे से दिखला दिया था, पहले एक बार और देख लीजिए। यही है लॉर्ड कर्जन साहब, जो कि भारत के सबसे अलोकप्रिय वायसराय थे। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो कि भारत के वायसराय थे 1910 से 1916 तक। तो थर्ड दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस समय भारत के वायसराय रह चुके थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो आप बताएंगे कि थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को होता है। मैक्सिमम टाइम आपसे वर्ष पूछेगा, ना कि डेट। तो
1911 को हुआ था। वैसे मैं आपको डेट भी बता दिया हूँ। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही बंगाल जो विभाजन हुआ था बंगाल का, लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है और बंगाल का पुनः विभाजन हुआ और एक अलग प्रांत बिहार का गठन हुआ, जो कि डेट था 22 मार्च 1912। पहले जो लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में दोस्त बंगाल का विभाजन हुआ था, वो विभाजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में रद्द कर दिया जाता है और बंगाल का पुनः विभाजन फिर से किया जाता है और एक अलग प्रांत, जो कि प्रांत है बिहार, तो बंगाल से बिहार राज्य का पृथक हो जाता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, और वो तारीख था 22 मार्च 1912। यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, 22 मार्च 1912 को। यहाँ से एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो 22 मार्च। यदि वर्ष पूछेगा तो 1912। उसके बाद बात करते हैं, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को बनाया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को बनाया गया। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि किस दिल्ली दरबार के आयोजन के बाद भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली को बनाया गया। तो थर्ड दिल्ली दरबार, जो कि 12 दिसंबर 1911 को आयोजित हुआ था, उसी के बाद भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली को बनाया गया था। इन्हीं के समय यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से 1918, तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही होती है। जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कलकत्ता से दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। तब इन पर रास बिहारी बोस के द्वारा इनकी अगुवाई में बम फेंका गया था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की जान बच गई थी। यानी कि जब 12 दिसंबर 1911 के बाद 12 दिसंबर 1911 के बाद भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को बनाया गया, उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कलकत्ता से दिल्ली की ओर स्थानांतरित कर रहे थे, यानी कलकत्ता से दिल्ली जा रहे थे। तब उसी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस के द्वारा इन पर बम फेंका गया, लेकिन सौभाग्य से इनकी जान बच गई थी। अब अगला पॉइंट है, इन्हीं के समय 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915। इसी 9 जनवरी को अब हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से जुड़े हुए सभी पॉइंट को अच्छे से देख लिया। अब बात करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ से पहला प्रश्न बनेगा कि तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया, तो 12 दिसंबर 1911। और दूसरा प्रश्न बनेगा कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ, तो 22 मार्च 1912। और एक और प्रश्न बनेगा कि भारत की राजधानी दिल्ली को कब बनाया गया, तो इसका आंसर होगा 12 दिसंबर 1911 को, जब थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उस थर्ड दिल्ली दरबार के आयोजन के बाद भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को बना दिया गया। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 कब बनेगा, कहाँ से बनेगा। तो प्रश्न संख्या 4 बनेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है वैसे, कि जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय
अपने राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे पुरानी राजधानी कलकत्ता को छोड़कर, तो उस समय रास बिहारी बोस के द्वारा इन पर बम फेंका गया था, लेकिन ये बच गए थे। और अब बात करते हैं अगला प्रश्न, यहाँ से कहाँ से बनेगा या यहाँ के किस पॉइंट से बनेगा। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से इसे समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं अगला वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि भारत के वायसराय के रूप में 1916 से 1921 तक कार्यरत रहे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई, यानी कि होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति इन्हीं के शासनकाल के दौरान हुई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन इन्हीं के वायसराय के रूप में जब ये काम कर रहे थे तब हुआ। 1919 का भारत शासन अधिनियम इन्हीं के समय पारित हुआ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर ढेर सारा पॉइंट बना हुआ है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं। तो यहाँ से कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकता है और एग्जाम में आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से पहला प्रश्न बनेगा कि होम रूल लीग का आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, यानी कि होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग का आंदोलन किया गया था। और दूसरा प्रश्न बनेगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा प्रश्न बनेगा कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई। तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ और 1918 में इसकी समाप्ति हो गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहां से बनेगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई। तो 13 अप्रैल 1919। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड का डेट भी आपसे कभी किसी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको डेट याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब क्वेश्चन बनेगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ। तो आपको याद करना है असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। इसकी समाप्ति 1922 में हो जाती है। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुई थी। अब बात करते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम किनके समय पारित हुआ था। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय रहे थे। इन्हीं के समय में 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। तो दोस्तों, यहाँ से 5 क्वेश्चन बनते थे, जिस पांचों प्रश्न को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है कि होम रूल लीग का आंदोलन किसके द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता था, जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल था 1921 से 1926। और मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र यहूदी थे जो कि भारत के वायसराय बने थे। तो यहाँ से एक प्रश्न बहुत बनता है कि कौन ऐसे वायसराय थे जो कि एकमात्र यहूदी थे। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग, जो कि एक मात्र यहूदी वायसराय थे भारत के।
भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो कि भारत के वायसराय के रूप में 1926 से 1931 तक काम किए थे। यानी कि लॉर्ड इरविन, इनका शासनकाल था 1926 से 1931। 8 नवंबर 1927 को लंदन में साइमन कमीशन आयोग का गठन। यानी कि लॉर्ड इरविन के समय में कौन सी घटना घटित हुई, उस घटना को अभी हम लोग देख रहे हैं। तो 8 नवंबर 1927 को लंदन में साइमन कमीशन आयोग का गठन। दूसरा, इरविन ने सलाह दिया था कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं शामिल किया जाए। तीसरा, इन्हीं के समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार से 11 सूत्री मांग की, जिसे स्वीकार नहीं किया गया, जिस कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की। चौथा, इन्हीं के समय 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। पांचवा, इरविन और महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौता के तहत, यानी कि इस समझौते के तहत कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दी गई। दोस्तों, लॉर्ड इरविन जो कि भारत के वायसराय थे, इनके बारे में बहुत सारे पॉइंट इस नोट में लिखे हुए हैं, लेकिन आपको इतना नहीं याद करना है। जिस पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, उस पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना है और बाकी के पॉइंट को आपको दिमाग में रख लेना है, ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि लॉर्ड इरविन यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, प्रथम क्वेश्चन, कि साइमन कमीशन आयोग का गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को लंदन में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में लंदन में हुआ था 8 नवंबर को। पहला क्वेश्चन, साइमन कमीशन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को लंदन में हुआ था। चलिए अब दूसरा प्रश्न यहां से कहां से बनेगा, बात करते हैं। हाँ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1930 में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन कहां से बनेगा। एक क्वेश्चन बनता है कि इरविन और महात्मा गांधी, माफ कीजिएगा, इरविन और महात्मा गांधी के बीच जो समझौता हुआ था, वो समझौता कब हुआ था? यानी कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष को हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1931 को। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। तो लॉर्ड इरविन से संबंधित कुल यदि देखा जाए तो 3-4 प्रश्न बनते हैं। पहला है कि साइमन कमीशन आयोग का गठन कब हुआ और कहां हुआ? तो 8 नवंबर 1927 को लंदन में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। दूसरा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीसरा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। तो दोस्तों, यही था हम लोग का लॉर्ड इरविन से संबंधित पॉइंट। तो इसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। इससे जो भी प्रश्न बनता था, उस सभी प्रश्न को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगला वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन, जिनका शासनकाल था 1931 से 1936। ये कांग्रेस के 1915 के मुंबई अधिवेशन में भाग लिए थे। इन्हीं के समय सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में और थर्ड गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। इन्हीं के समय जनवरी 1932 में दूसरे चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इन्हीं के समय वर्ष 1934 में
सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो गया। इन्हीं के समय वेलिंगटन 1934 में बिहार में सबसे भयंकर भूकंप आया था। इसके बाद इन्हीं के समय में 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। यानी कि लॉर्ड वेलिंगटन के समय में कौन कौन से पॉइंट थे और इससे कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, उस सब पॉइंट से जुड़े हुए सभी प्रश्न को अब हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन से जुड़े सभी प्रश्न को। तो यहाँ से पहला प्रश्न बनेगा कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी। थर्ड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। थर्ड गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी। पहला प्रश्न है सेकेंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब बंद हुआ। तो इसका आंसर होगा 1934 में पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हुआ। 1934 में पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हुआ। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कहां से बनेगा। बिहार में सबसे भयंकर भूकंप किस वर्ष आया था। तो बिहार में सबसे भयंकर भूकंप 1934 में आया था, जिस वर्ष पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो चुका था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1935 का भारत शासन अधिनियम किनके समय पारित हुआ। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल के समय पारित हुआ था। तो यहाँ से हम लोगों ने कुल 4 प्रश्न को देखा दोस्तों। तो 4 प्रश्न को एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। नीचे से देखते हैं पहले, भारत का 1935 का शासन अधिनियम किनके समय में पारित हुआ। तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। बिहार में सबसे भयंकर भूकंप कब आया। तो 1934 में। पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब बंद हुआ। तो 1934 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। 1931 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। 1932 ईस्वी में। तो दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन से जुड़े हुए सभी पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया और प्रश्न कहाँ से एग्जाम में आ सकते हैं उसको भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड लिनलियागो। लॉर्ड लिनलियागो जो कि भारत के एक वायसरॉय थे। दोस्तों लॉर्ड लिनलियागो जो थे, इनका शासनकाल था 1936 से 1943, 1936 टू 1943। अब बात करते हैं इनके समय में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो पहली बार प्रांतीय विधानसभा का चुनाव इन्हीं के समय में हुआ था, जो कि 1937 में हुआ। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत इन्हीं के समय में हुई थी। 1940 में इन्होंने भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। उसके बाद इन्हीं के समय महात्मा गांधी 17 अक्टूबर 1940 में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए। अगला पॉइंट, इन्हीं के समय 1942 में क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन हुआ। अगला पॉइंट है, इन्हीं के समय 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तो लॉर्ड लिनलियागो से जुड़े हुए सभी पॉइंट को हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि प्रश्न कहाँ से बन सकता है। तो प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसका पहला प्रश्न होगा, सर्वप्रथम प्रांतीय विधानसभा का चुनाव कब हुआ। तो सर्वप्रथम प्रांतीय विधानसभा का चुनाव वर्ष 1937 में हुआ, 1937। सर्वप्रथम प्रांतीय विधानसभा का चुनाव 1937 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, यानी कि
द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव कब आया, यानी कि भारत में अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो इसका आंसर होगा 1940 में भारत में अगस्त प्रस्ताव आया था, जिसे किनके द्वारा लाया गया था? तो इसे लॉर्ड लिन-लियागो के द्वारा 1940 ईस्वी में लाया गया था। ये अगस्त प्रस्ताव को आप लोग पॉलिटी में भी पढ़ेंगे। यहाँ से थर्ड प्रश्न हम लोगों ने क्या देखा? थर्ड प्रश्न देखा कि किनके द्वारा अगस्त प्रस्ताव को भारत में लाया गया था? तो लॉर्ड लिन-लियागो के द्वारा 1940 ईस्वी में भारतीयों के समक्ष अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ से बनेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के कौन से आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की आंदोलन की शुरुआत करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है कि महात्मा गांधी 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के किस आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करते हैं? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आता है, हालांकि ये तो पॉलिटी से भी जुड़ी हुई बातें हैं, इसको हम लोग पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, यानी कि क्रिप्स मिशन जो योजना था उसका भारत में कब आगमन हुआ? तो क्रिप्स मिशन योजना का भारत में आगमन 1942 ईस्वी में हुआ। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन योजना का भारत में आगमन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्रिप्स मिशन योजना का भारत में आगमन कब हुआ? तो क्रिप्स मिशन योजना का भारत में आगमन 1942 को हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, यानी कि क्वेश्चन 5 है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर होगा 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड लिन-लियागो के शासनकाल के दौरान की गई थी। तो दोस्तों, लॉर्ड लिन-लियागो से संबंधित सभी पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया और किस पॉइंट से कौन सा प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण था उस प्रश्न को भी हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले वायसराय। तो अगले वायसराय हम लोग के लॉर्ड वेवेल, जो कि भारत के वायसराय थे 1944 से 1947, 1944 टू 1947। तो लॉर्ड वेवेल, इनके समय में 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा गया था 1939 में, उस समय लॉर्ड लिन-लियागो भारत के वायसराय थे और इसकी जब समाप्ति हुई 1945 ईस्वी में, इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में। इन्हीं के समय संविधान सभा का गठन हुआ था। भारत के संविधान सभा का गठन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था। इन्हीं के समय 16 अगस्त 1946 को दंगा की शुरुआत हुई। दंगा वेवेल से नहीं संभल रहा था, जिस कारण ये ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली को खत लिखकर कहा कि अब बेहतर यही होगा कि अब भारत का भविष्य भारत के लोगों के भाग पर छोड़कर वापस चले आए, यानी कि हम अब वापस चले आएंगे। तो इस पॉइंट का कहना ये है कि लॉर्ड वेवेल जब भारत के वायसराय थे 1944 से 1947, तो 16 अगस्त 1946 को दंगा की प्रारंभ हो जाती है।
लेकिन दंगा बहुत समय चलने के बाद एक समय आता है जब दंगा लॉर्ड बेबल से नहीं संभल पाता है। तो लॉर्ड बेबल से जब दंगा नहीं संभल रहा था, उस समय लॉर्ड बेबल अपने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को एक खत लिखते हैं और खत के माध्यम से उन्हें कहते हैं कि अब बेहतर यही होगा कि भारत का भविष्य भारत के लोगों के भाग्य पर छोड़कर हम लोगों को अब वापस ब्रिटेन लौट आना चाहिए, यानी कि अब हमें भारत को भारत के जनता पर भारत को छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों यही उनका लास्ट पॉइंट था और इसके बाद लॉर्ड बेबल ब्रिटेन चले जाते हैं और इसके बाद सबसे अंतिम वायसराय बनकर आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के ब्रिटिश वायसराय थे। तो अभी हम लोग बात करते हैं लॉर्ड बेबल से कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। तो आप लोगों ने देखा लॉर्ड बेबल का कार्यकाल था 1944 से 1947, 1944 टू 1947। इन्हीं के समय ही 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति होती है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो 1945, 1945 में। दूसरा प्रश्न बनेगा कैबिनेट मिशन योजना का भारत कब आगमन हुआ, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया? तो 1946, 1946। तीसरा प्रश्न बनेगा कि कब भारत में दंगा की शुरुआत होती है जिसके वजह से ब्रिटेन परेशान हो जाते हैं और ब्रिटेन के वायसराय लॉर्ड बेबल क्लीमेंट एटली को खत लिखते हैं। तो 16 अगस्त 1946 को प्रथम दंगा की शुरुआत होती है और इसी दंगा से बेबल परेशान हो जाते हैं। बेबल से दंगा नहीं संभल पाता है, जिस कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को ये खत लिखते हैं और खत में समझाते हैं कि भारत अब हमसे संभलने वाला नहीं है, अब हम लोगों को भारत को छोड़कर अपने देश में चले जाना चाहिए। तो दोस्तों लॉर्ड बेबल से जुड़े हुए सभी पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया और इस लॉर्ड बेबल से किस पॉइंट से कौन सा प्रश्न आ सकता था एग्जाम में, उस सभी पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया, सभी प्रश्न को देख लिया। तो यहाँ पे हम लोगों का अब गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित चैप्टर की समाप्ति होती है। और समाप्त होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर था हम लोगों का भाग 3, ये भाग 3 था। इससे पहले हमने आपको भाग 2 और भाग 1 भी बता चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भाग 1 और भाग 2 देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे होंगे तो आप लोग HGPS विथ भूबी के प्लेलिस्ट में जाइए और गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय से संबंधित जो भी लेक्चर है भाग 1 फिर भाग 2, इस दोनों को देखिए, तत्पश्चात भाग 3 को भी देखें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अगले वीडियो में आने से पहले जय हिंद, जय भारत।